काइनेमेटिक्स पार्ट 2, काइनेमेटिक्स का पार्ट 1 हो चुका है। अब इसके अंदर देखिए हम करेंगे क्या क्या। इसके अंदर यार देखो प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। मैं आपको जो है ना पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है यार, आप इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। क्या क्या होगा देखो, सुनो ध्यान से। एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन की पहले बेसिक बताएंगे होता क्या है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे इसे कुछ न्यूमेरिकल्स, इसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, ये सब निकालना सिखाएंगे डायरेक्ट सोच के, बिना फॉर्मूले से, ठीक है ना। ये कुछ और जिसके ऊपर से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, कुछ और एनालिसिस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। फिर उसके बाद रेंज के बारे में बताएंगे, रेंज कब मैक्सिमम होती है, कब रेंज सेम आती है, ठीक है ना। ये फॉर्मूले लिख रखे हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद ये एक शॉर्टकट है, इस शॉर्टकट से कई सारे क्वेश्चन होते हैं, रतन चोर है ये वाला जो शॉर्टकट है, इससे कई सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। फिर उसके बाद ये ना रेंज का ऑर्डर सेट करना सीखेंगे कि अगर अलग अलग एंगल से बॉल को फेंका जाए तो रेंज जो आएगी उनके कोरस्पोंडिंग वो क्या क्या आएगी, मतलब वो किस ऑर्डर के अंदर हम सेट कर सकते हैं उनको, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं उसके। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो वो जो रतन चोर है, ट्रा tan थीटा इक्वल टू 4h, उसके क्वेश्चंस करेंगे। फिर इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी होती है ये बताएंगे, और फिर उसके बाद ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी बता के इसे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगला डिस्कशन सर्कुलर मोशन के अंदर हम लोग ये बताएंगे आपको कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। ऐसे ही टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है ये बताएंगे आपको। फिर उसके बाद जो नीडल सुई जो घड़ी होती है, घड़ी वॉच, घड़ी के अंदर सेकंड हैंड जो नीडल होती है उसका ओमेगा क्या होगा, मिनट हैंड का ओमेगा क्या होगा और आवर हैंड का ओमेगा क्या होगा, ये सीखेंगे हम। फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन की 4 इक्वेशंस हैं और इन चारों इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, ठीक है ना। ये कुछ रिलेशंस हैं सर्कुलर मोशन के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, इन इंपॉर्टेंट रिलेशंस को समझेंगे, इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा। फिर उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा। सुनो आप देखिए, आपको ये जितना यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था, इस पूरे की जो PDF है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको इसकी PDF की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करना है आपको अपना, एक तो इसको नंबर को सेव कर लेना अपने फ़ोन में। सेव करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे पास भेजना है कि आपके पास हमारा नंबर सेव हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू मैसेजेस आते हैं, तो बिना सेव किए ये मैसेज आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। और आपको अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम ये भेजना है। ये भेजने के बाद आपको हम इसकी जो PDF है वो अवेलेबल करवा देंगे। आप लिख भी सकते हैं, प्लीज़ सेंड मी द PDF ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है। उस लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी, राइट। अब सुनो, अब स्टार्ट करते हैं हम इसको। काइनेमेटिक पार्ट 2 देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है कि यार देखो, जब एक बॉल को फेंका जाए ग्राउंड के साथ किसी एंगल पे, वो 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 डिग्री से फेंकोगे बॉल को तो बॉल तो ऐसे सीधी जाएगी, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, और ग्राउंड में 90 डिग्री एंगल फेंकोगे तो ऊपर जाके नीचे आ जाएगी, ठीक है ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा। किसी और एंगल पर फेंकना है तो ऐसे केस में ये हो जाएगी प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसा पाथ बनता है, ऐसी मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में एक होता है प्रोजेक्शन एंगल, ठीक है ना, और एक होता है एंगल ऑफ स्ट्राइक। ये वाला होता है प्रोजेक्शन एंगल, और जो ये वाला एंगल है ये होता है एंगल ऑफ स्ट्राइक। ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं हम लोग। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में ये सेम होते हैं, ये वाला एंगल जितना होगा ये वाला एंगल भी उतना ही हो जाएगा, ठीक है। देखो, TF का मतलब है टाइम फॉर विच द बॉडी रिमेन्स इन एयर। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट जितने टाइम के लिए बॉडी हवा में रहती है उसको बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। Hmax मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट होगी ये वाली, इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट। और एक होता है रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का ट्रेवल्ड ऑन द ग्राउंड। जब ये बॉल यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है तो इसने जो हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर ली ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज, ठीक है। प्रोजेक्शन वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम लोग U से। प्रोजेक्शन वेलोसिटी इज नोटेड बाय U, प्रोजेक्शन एंगल इज नोटेड बाय थीटा, एंड V यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक को मैं यहाँ पे V बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और θ1 यहाँ पे एंगल ऑफ स्ट्राइक है, ये θ1 एंगल ऑफ स्ट्राइक हो गया। पॉइंट A पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये वाला पॉइंट है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और पॉइंट B है पॉइंट एट Hmax, ये पॉइंट B मैं इसको बोल रहा हूँ। और जिस पॉइंट पे वो टकराएगी पॉइंट C, इस वाले पॉइंट को मैं पॉइंट C बोल रहा हूँ। हाँ जी, ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट दी है क्या होता है, ठीक है।
देखिए आप यार सुनो, मान लो कि एक बॉल को आपने 60 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, यहाँ पे प्रोजेक्शनल वेलोसिटी यहाँ पे 60 मीटर पर सेकंड है, तो याद रखिए वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक भी 60 ही आएगा। प्रोजेक्शनल वेलोसिटी 60 है तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक भी कितना आने वाला है 60 ही। प्रोजेक्शनल वेलोसिटी 60 तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक दोनों सेम होते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में। हाँ जी, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर जो है ना देखिए क्या होता है कि जैसे आपने बॉल को 60 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। यार सुनो आप, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा 60 cos 30 मतलब 30√3, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसके अंदर 30, ठीक है ना। एक सेकेंड जस्ट, हाँ जी, इसका जो ये वाला कंपोनेंट है ये तो हो जाएगा 30√3 और ये वाला कंपोनेंट होगा 30, ठीक है ना। एक सेकेंड बाद मान लो बॉल यहाँ पर है, फिर एक सेकंड बाद यहाँ पर है, एक सेकंड बाद यहाँ पर है। यार सुनो, इसका वर्टिकल कंपोनेंट 30 है ना, यानी कि बॉल को मैक्सिमम हाइट तक जाने में 3 सेकंड लगेंगे, ठीक है ना। आप एक काम करो, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा लो, ठीक है ना, यहाँ पे एक स्क्रीन लगाओ, यहाँ पे एक लाइट सिस्टम ऐसे अरेंज कर दो, ऐसे एक लाइट सिस्टम अरेंज, यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है, ऐसा सोचो मन में। तो जब ये बॉल यहाँ होगी तो उसकी शेडो यहाँ बनेगी, यहाँ एक स्क्रीन लगी हुई है ऐसे, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो जब यहाँ पे बॉल होगी तो उसकी शेडो यहाँ बनेगी, जब बॉल यहाँ पे तो इसकी शेडो यहाँ बनेगी, यहाँ से लाइट डाल रखी है, यहाँ पे स्क्रीन है, जब बॉल यहाँ पे तो शेडो यहाँ बनेगी। यानी शेडो की वेलोसिटी जो होगी ना वही इस बॉल की वर्टिकल वेलोसिटी होगी, ठीक है। और शेडो की वेलोसिटी शुरू में ऐसे 30 थी वर्टिकल वेलोसिटी, ये वर्टिकल वेलोसिटी हर सेकंड में 10 कम होती है, याद रखिए आप। जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है मतलब इस शेडो की जो वेलोसिटी है वो हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज कर जाएगी। जैसे 30 थी, एक सेकंड बाद हो जाएगी 20, फिर एक सेकंड बाद हो जाएगी 10, फिर एक सेकंड बाद हो जाएगी 0। तो ये यानी यहाँ से शेडो यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड में पहुँचेगी। तो इसका मतलब ये रियल बॉल भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेकंड में ही पहुँचेगी और 3 सेकंड यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में लगेंगे, ठीक है ना। जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। तो कहने का मतलब देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमेशा इस वर्टिकल शेडो के थ्रू ही निकलता है। तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा इस क्वेश्चन में वो 6 सेकंड्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो होगी यहाँ पे 20, फिर वर्टिकल वेलोसिटी होगी 10, फिर वर्टिकल वेलोसिटी होगी यहाँ पे 0, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे 30√3 है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी 30√3, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 30√3। यार सुनो, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, कुछ भी हो यार आप, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कुछ भी हो जाए चाहे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। और वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक घटेगी, फिर यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ेगी। तो होगा ये कि जब ये बॉल यहाँ आएगी तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 30√3 रहेगी और वर्टिकल 10 हो जाएगी, और जब ये बॉल यहाँ पर आएगी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 30√3 ही रहेगी और वर्टिकल वेलोसिटी 20 हो जाएगी, और जब ये बॉल यहाँ पर होगी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 30√3 और वर्टिकल वेलोसिटी 30 हो जाएगी, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉल रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट रहेगी। एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी 0, वर्टिकल वेलोसिटी है यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। एक स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्ट्राइक। यहाँ पे 60 की स्पीड से आपने बॉल को फेंका ना तो ये 60 की स्पीड से ही टकराएगी, ठीक है ना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ स्ट्राइक। ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जितना होगा ना एंगल ऑफ स्ट्राइक भी उतना ही होगा। एक वेलोसिटी इज मिनिमम एट मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी वो सबसे कम है। देखो यहाँ पर तो 60 है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी नेट वेलोसिटी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, और यहाँ पर नेट वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे नेट वेलोसिटी 10 का स्क्वायर प्लस 30√3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये वाली वैल्यू कम ही आएंगी, सबसे कम घटते 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 यहीं पर होगी मिनिमम। यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है बस, हॉरिजॉन्टल में तो है ही ना। तो यही नेट वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और यही मिनिमम है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक नेट वेलोसिटी भी घटती है, फिर उसके बाद नेट वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। समझ में आ गई होगी बात आपको, है ना। अब उसके बाद सुनो अगला डिस्कशन। देखिए आप इसी क्वेश्चन के अंदर इसमें समझाया गया है कि बॉल जब यहाँ थी, एक सेकंड बाद यहाँ पे है बॉल, फिर एक सेकंड बाद यहाँ पर है, फिर एक सेकंड बाद यहाँ पर है, फिर एक सेकंड बाद यहाँ पे है बॉल, फिर एक सेकंड बाद यहाँ पर है बॉल, फिर एक सेकंड बाद यहाँ पर है बॉल, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, इधर 30√3 और ऊपर था 30, यही था, ठीक है ना। अब सुनो, इधर कितना हो गया था एक सेकंड बाद 20 और इधर कितना हो गया था 30√3 है। फिर एक सेकंड बाद ऊपर वाला कितना हो गया 10, इधर वाला कितना है 30√3, फिर एक सेकंड बाद ये 0 और इस तरफ कितना है यहाँ पे 30√3, फिर एक सेकंड बाद इधर 30√3 है, यहाँ वाला हो गया 10, फिर एक सेकंड बाद यहाँ वाला 30√3 है, यहाँ वाला हो गया 20, फिर एक सेकंड बाद यहाँ वाला कितना है 30√3 और यहाँ वाला कितना हो गया बताइए 30 है, ठीक है। अब सुनो, t=0 पे जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 30√3 i कैप प्लस 30 j कैप, ये वेलोसिटी होगी t=0 पे।
t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 30√3 i कैप प्लस 20 j कैप हो जाएगी। t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी हो जाएगी 30√3 i कैप प्लस 10 j कैप हो जाएगी। और t इक्वल्स टू 0 पे ऐसा था 1 2 और 3 पे क्या हो जाएगा 30√3 i कैप हो जाएगा। t इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी t इक्वल टू 4 पे 30√3 i कैप माइनस 10 j कैप। t इक्वल टू 5 पे 30√3 i कैप माइनस 20 j कैप। और t इक्वल टू 6 पे 30√3 i कैप माइनस 30 j कैप आएगा। ठीक है ना। अब सुनो a टू c चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बताना है a टू c। तो सीधी सी बात है यहाँ का वेलोसिटी वेक्टर माइनस में यहाँ का वेलोसिटी वेक्टर सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास, मैंने कर दिया। फिर a टू b यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बताना है, तो यहाँ का वेलोसिटी वेक्टर माइनस में यहाँ का वेलोसिटी वेक्टर कर दो, आंसर आ जाएगा। वही काम कर रखा है इसके अंदर। समझ में आ गई होगी बात आपको। इस वीडियो को रोक के आराम से देख ले कि किस तरीके से मैंने चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, अब सुनो आगे बढ़ते हैं। यार अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब देना। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं बॉल को फेंक रहा हूं, सपोज मेरे पास प्रोजेक्शन वेलोसिटी फिक्स है, मान लेते हैं 40 मीटर पर सेकंड है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड फिक्स है। मैंने एक बार बॉल को फेंका 0 डिग्री से, 1 डिग्री से, फिर 2 डिग्री से, फिर 3 डिग्री से, फिर 4 डिग्री से, ऐसे मैं बढ़ता जा रहा हूँ। तो देखो साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा कि उन्होंने क्या चीज़ देखी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने देखा कि यार 10 डिग्री से बॉल को फेंका, जब प्रोजेक्शन एंगल कितना था 10 डिग्री, 10 डिग्री से बॉल को फेंका तो यहाँ बॉल जाके गिरी, मान लेते हैं यहाँ पे 10 डिग्री पे, 20 डिग्री पे यहाँ जाके गिरी, 30 डिग्री पे यहाँ जाके गिरी, 45 पे सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरी, यहाँ पे नहीं, ऐसे 45 पे। ठीक है ना। मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जा रहे हो रेंज बढ़ती जा रही है। 10 डिग्री पे रेंज आई कुछ, 20 डिग्री पे उससे ज़्यादा रेंज आती है, 30 डिग्री पर उससे ज़्यादा रेंज आती है, 40 डिग्री पर उससे ज़्यादा रेंज आती है, और 45 पे सबसे ज़्यादा रेंज आती है 45 डिग्री पर। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे रेंज घटेगी। मतलब 50 डिग्री पे रेंज कम आएगी, 60 डिग्री पे और कम आएगी, 70 डिग्री पे और कम आएगी, 80 डिग्री पर और कम आएगी, और 90 डिग्री पर तो रेंज 0 ही हो जाएगी, बॉल वहीं गिर जाएगी। मतलब यार जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है रेंज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा रेंज बढ़ेगी, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा रेंज बढ़ेगी, याद रखिए आप। ठीक है ना। जैसे जैसे प्रोजेक्ट 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम आती है, रेंज मैक्सिमम कहाँ पर आती है 45 डिग्री, याद कर लो इस बात को। रेंज मैक्सिमम कहाँ पर, 4 बार बोलना है 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। और अब अगली बात करते हैं कि ऐसे दो एंगल्स जिनके कोरस्पॉन्डिंग रेंज सेम होती है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब उनका सम 90 डिग्री होता है। जैसे कि 10 डिग्री और 80 डिग्री इन भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इनका सम कितना हो गया 90, तो रेंज सेम आएगी। इन दोनों में 20 और 70 सम 90, रेंज सेम आएगी। 30 एंड 60 सम जो है वो 90, रेंज सेम आएगी दोनों में। ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी आपको। रेंज इज मैक्सिमम, थीटा इज 45 डिग्री, रेंज विल बी सेम फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है, और रेंज बढ़ती है फ्रॉम 0 to 45 एंड घटती है 45 to 90। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब सुन लो अगला डिस्कशन। क्या देखो, एक है ना टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी, याद कर लो। u फॉर प्रोजेक्शन वेलोसिटी, ये थीटा यहाँ पे प्रोजेक्शन एंगल है, ये बात याद कर लो आप। टाइम ऑफ फ्लाइट, एक मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये होता है और एक रेंज का फॉर्मूला ये होता है। तीनों फॉर्मूला याद करो। 2u sin थीटा बाई जी, मैक्सिमम हाइट का u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, रेंज का u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। इन फॉर्मूलों को, ये तो इनके डेरिवेशन समझा रखे हैं कैसे क्या आए हैं, आपको उसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल आप ये तीनों फॉर्मूले याद करो। टाइम ऑफ फ्लाइट, यार एक बात बताऊँ, प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर u और थीटा पता हो, मतलब प्रोजेक्शन वेलोसिटी पता हो u, प्रोजेक्शन वेलोसिटी, और प्रोजेक्शन एंगल पता हो थीटा, u और थीटा पता हो, तो फिर आप बता सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट भी, मैक्सिमम हाइट भी, रेंज भी। ठीक है ना। सिर्फ इन दोनों का ही पता होना चाहिए। मैं कहता हूँ सब कुछ दे दिया, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में u और थीटा दे दिया तो समझ लो सब कुछ दे दिया यार, और चाहिए क्या फिर। ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। और रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g होता है रेंज का फॉर्मूला। ठीक है। अब सुन लो अगली बात। एक यार इससे कई सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके, इनसे कई सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। u और थीटा दिया हुआ होगा, आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा यार। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं यहाँ पर u की वैल्यू दे दूँ, सपोज यहाँ पे मान लो मैंने u की वैल्यू दे दी आपको, ठीक है, कुछ भी दे दी, सपोज 40 दे दिया, ठीक है ना, और एंगल दे दिया आपको 80 ले लो यार, ये वेलोसिटी दी 80, ये वाला एंगल दे 30 डिग्री।
प्रोजेक्शन वेलोसिटी 80 और प्रोजेक्शन एंगल 30, यहाँ पे पुट करना है यार बस। टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट भी आ जाएगी और रेंज भी आ जाएगी। तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 2 × 80 × sin 30 डिवाइड बाई 10। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताइए आप, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, 80 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा sin 30 का स्क्वायर बाई में 2 × 10, ठीक है ना। और इसका रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर साइन ऑफ 2 × 30 डिवाइड बाई 10। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में? समझ में आ गई होगी बात आपको। अब सुन लो अगला डिस्कशन। एक जो है ना यार रेंज, प्रोजेक्शन एंगल और मैक्सिमम हाइट, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन याद रखिए। कोई भी इन तीनों में से रेंज, प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट, इन तीन में से कोई भी दो देगा और तीसरा आपसे पूछ लेगा तो आप तुरंत बता सकते हो। याद रख लो आप, r टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h होता है। क्या होता है बताइए? r टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 4h। r फॉर रेंज, 10 मतलब तन लिख दिया और 4 का मतलब है 4 होता है, तो 4 का चौर बना दिया मैंने, h फॉर है हो गया, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, रतन चोर है। इन तीनों में से दो पता हो तो तीसरा बता सकते हो। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ इसकी, ठीक है ना। ये भी समझाऊंगा मैं आपको। इसके क्वेश्चन सुन लो आप। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है एक, कि रेंज और मैक्सिमम हाइट सेम है, प्रोजेक्शन एंगल बताओ। अब अगर वो ट्रिक आपको पता है, रतन चोर है, तो ये वाला क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, ठीक है। पुट कर लो आप, r tan थीटा इक्वल्स टू 4h। r की जगह x पुट कर दो, tan थीटा का tan थीटा हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4x, x कैंसिल, tan थीटा की वैल्यू 4 आएगी और थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 4। हाँ जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप? tan इनवर्स 4 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 4। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो कि ये सोल्व भी कर रखा है इसने प्रॉपर तरीके से, मतलब रेंज का फॉर्मूला लिख के और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिख के सोल्व कर रखा है, लेकिन उससे ऐसे होएगा, बुक्स में ऐसे होता है, रतन चोर है, इससे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करो, चलो ठीक है ना। आप ट्राई कर लो, रोक के इस वीडियो को पॉज करके फिर सोल्व करो, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करना। आप यहाँ पर r tan थीटा इक्वल्स टू 4h करोगे आप इसमें, ठीक है ना। r की वैल्यू क्या पुट करोगे इसमें? 100√3, टेंजेंट 30 डिग्री, 4h, h की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पे लिखोगे 100√3, टेंजेंट 30 हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू 4h। √3 से √3 क्या, और h की वैल्यू आएगी 25। दिस इज द वैल्यू ऑफ h हेयर। h की वैल्यू यहाँ पे 25 निकल के आ जाएगी। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। अब सुनो, ये वाला प्रॉपर तरीके से कर रखा है, बिना ट्रिक के देखो इतना लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। अब सुनो, ये मैंने आपको रतन चोर है बता दिया। अब सुनो, एक होता है, एक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि सेट द ऑर्डर ऑफ रेंज, कि ऑर्डर सेट करो कि रेंज का इनमें से, देखो मतलब एक बॉल को फेंका गया, वो पहले 50 डिग्री से फेंका गया बॉल को किसी प्रोजेक्शन स्पीड के साथ, फिर उसी बॉल को उतनी ही स्पीड से फेंका गया, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 42 डिग्री था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था 42 डिग्री। फिर बॉल को फेंका गया, मतलब जो है वो 63 डिग्री से फेंका गया, 63 डिग्री एंगल पे फेंका गया। फिर बॉल को फेंका गया 47 डिग्री के एंगल से। आपको इन रेंज का ऑर्डर सेट करना है, इन रेंज का ऑर्डर सेट करना है। तो इस क्वेश्चन, मान लो इस केस में रेंज आती है R1, इस केस में रेंज R2, इस केस में रेंज R3 और इस केस में रेंज R4। आपको इन चारों रेंजेस का ऑर्डर सेट करना है। तो यार मैं आपको एक बात बता दूं, जो एंगल 45 डिग्री के सबसे नज़दीक होता है उस केस में रेंज मैक्सिमम आती है। जो एंगल 45 डिग्री के सबसे नज़दीक होता है उस केस में रेंज सबसे ज़्यादा आती है। जो जितना दूर होगा 45 से, रेंज उतनी ही कम आएगी। आप एक काम करो, 45 में से 50 कम कर दो यार, 45 माइनस 50 मॉडुलस ले लो, चाहे 50 में से 45 एक ही मतलब है, ठीक है। 45 यार ये ना कर रखा है इसके अंदर, ठीक है। आप देखिए, आप इसमें कर रखा है 45 में से सबको घटा दो आप, ठीक है ना। 45 में से 50 को घटा दिया, 45 में से 42 को घटा दिया, 45 में से 63 को घटा दिया, 45 में से 47 को घटा दिया और सबका मॉडुलस भी ले लिया। मॉडुलस लेने का मतलब नेगेटिव का पॉजिटिव बना दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 आया, 3 आया, 18, जो वैल्यू सबसे कम आई उसके लिए रेंज सबसे ज़्यादा, जो वैल्यू सबसे कम आई, सबसे कम वैल्यू ये वाली है 2, तो रेंज सबसे ज़्यादा है। उसके बाद बड़ी वैल्यू ये है, उसके लिए रेंज और ज़्यादा है, इसके लिए रेंज और ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा रेंज 18, सबसे ज़्यादा रेंज ये वाली है। समझ में आ गई बात आपको? हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपको। ये ऐसे ही करना है यार, ये ऑर्डर सेट कर दिया मैंने। अब जैसे एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, आप ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करके देखना। आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप खुद ट्राई करो इसको, फिर उसके बाद आगे वीडियो को देखना। सुनो ध्यान से, आप पहले क्या करोगे, आप इसमें
इसके अंदर जो है ना सबसे पहले आप 45 में से घटाओगे यार, देखो ये कर रखा है यहाँ पे, 45 में से 61 घटा दिया आपने, 45 में से 53 घटा दिया, 45 में से आपने 21 घटा दिया, 45 में से 32 घटा दिया, ठीक है ना। ये 45 माइनस 61 तो नेगेटिव में आंसर आना चाहिए, लेकिन मॉड्यूलस ले लिया, उसका पॉजिटिव बना दिया, ठीक है। अब ये देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसके लिए रेंज सबसे ज़्यादा रेंज इसके लिए, उससे कम रेंज इसके लिए, उससे कम रेंज उसके लिए, और सबसे कम रेंज इसके लिए आएगी। समझ में आ गई होगी बात आपको, है ना। अब सुनो, ये चीज़ होगी, ठीक है। आई थिंक मैंने सब कुछ करा दिया इसके अंदर, है ना। एक तो यार प्रोजेक्टल के क्वेश्चन यहाँ तक काफ़ी आते हैं, मैंने जितना पढ़ाया इसके आधार पे। अब इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। अगर आपको ये ट्राजेक्टरी और समझ में आ गई तो यार क्वेश्चन प्रोजेक्टल का इतने में से आने की पूरी संभावना रहती है। पहली बात तो देखो ट्राजेक्टरी का मतलब क्या होता है, ट्राजेक्टरी का मतलब समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, ट्राजेक्टरी का मतलब होता है, देखिए हर इक्वेशन का एक ग्राफ होता है और हर ग्राफ की इक्वेशन होती है। हर ग्राफ, हर इक्वेशन, जैसे कि इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ ऐसा होता है। ये एक इक्वेशन है, ये इसका ग्राफ है, ठीक है, ऐसा होता है इसका ग्राफ। अब सुनो, ये होता है एक y इक्वल टू मोड x, जेड गलती लगी, ये y है, यहाँ पे x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। y इक्वल टू मोड x, इसका ग्राफ ऐसा होता है y इक्वल टू मोड x का, ठीक है ना। एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। इस इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन एक सर्कल की इक्वेशन है, और सर्कल की इक्वेशन ये बनेगी, मतलब इसमें ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यार ये समझने की जरूरत है, हर ग्राफ के कोरस्पोंडिंग इक्वेशन होगी और हर इक्वेशन का एक ग्राफ जरूर होता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से अगला डिस्कशन, जैसे कि यहाँ पे ऐसे ही अगर ये प्रोजेक्टाइल पाथ कोई ग्राफ बना लें हम, जिसको मान लें कि ग्राफ, देखो ट्राजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, ट्राजेक्टरी का मतलब पाथ है। अगर हम लोग यहाँ पे जो इसको एक ग्राफ मान लें, तो इस ग्राफ की जो इक्वेशन होगी वो ये वाली होगी, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे प्रोजेक्शन एंगल हो गया, और यहाँ पे u प्रोजेक्शन वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। पहले तो ये इक्वेशन याद कर दो। इस इक्वेशन का क्या फायदा अभी समझ में आएगा, मैं इस इक्वेशन का फायदा आपको समझाऊंगा अभी, बट आप एक बार इसको फटाफट याद करो, ठीक है ना। इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस में जी एक्स स्क्वायर अपॉन में टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस में जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कोस थीटा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस में जी एक्स स्क्वायर अपॉन में टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। पहले तो आपको ये वाली इक्वेशन याद करनी है, ठीक है ना। ये वाली इक्वेशन आपने याद कर दी, ठीक है। अब उसके बाद सुन लो अगली बात, ये वाली जो इक्वेशन है ये आपको याद होगी। इस वाली इक्वेशन का बेनिफिट क्या है कि जैसे कि मान लो थीटा और यू दे देगा आपको, u और थीटा तो गिवन ही गिवन होगा, u एंड थीटा तो गिवन होगा। अगर x कोऑर्डिनेट दे दिया तो y कोऑर्डिनेट बता सकते हो, और y कोऑर्डिनेट दे दिया तो x कोऑर्डिनेट बता सकते हो, ठीक है ना। इस इक्वेशन को अभी मतलब जो ना याद करने के बाद, अब ऐसा करो, आप एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन करके दिखाना आप। ये वाला क्वेश्चन एक बार इसको ट्राई करो, ये वाली ऐसा करो, देखो इसने क्या बोला है कि एक बॉल, एक प्रोजेक्शन, एक यहाँ पे एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, उसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी इतनी है, प्रोजेक्शन एंगल इतना है, उसका x कोऑर्डिनेट इतना है, उसका y कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर पुट कर दो यार, आप सब कुछ इसके अंदर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। इसके अंदर आपको सिंपल है यार, कुछ भी तो नहीं करना, आपको करना क्या है, क्या क्या दे रखा था सुनो आप, u दे रखा था 60 मीटर पर सेकंड, याद कर लो आप। चलो यार दोबारा ही कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन को, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस में जी एक्स स्क्वायर अपॉन में टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप एक काम करो, इसके अंदर जो है ना यू एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 60√3, ये तो एक्स की वैल्यू दे रखी है, फिर दे रखा है टेंजेंट 30, ये टेंजेंट 30 दे रखा है, माइनस में जी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, जी की वैल्यू 10 लेनी है आपको, एक्स स्क्वायर मतलब 60√3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर मतलब 2 इंटू में 60 का स्क्वायर, ठीक है ना, 2u स्क्वायर, और कोस स्क्वायर थीटा मतलब कोस 30 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो अगर x कोऑर्डिनेट पता हो प्रोजेक्टाइल में तो y कोऑर्डिनेट पता लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल है, मतलब ठीक है, सुनो आप ध्यान से, मैं समझाता हूँ आपको। इसके अंदर ये यहाँ पे जैसे ये बॉल यहाँ पर होगी जब, तो यार इसका x कोऑर्डिनेट इतनी जो लेंथ है इतनी हो जाएगी, और y कोऑर्डिनेट होएगा इतनी लेंथ के बराबर, तो इसका कुछ x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होगा, x1 y1। ऐसी बॉल जब यहाँ पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होगा, जब बॉल यहाँ पर है तो उसका कुछ x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होगा। समझ में आ गई बात आपको। अब सुन लो अगली बात,
ये क्वेश्चन कर भी रखा है सोल्व इसमें प्रॉपर, ठीक है ना, वैल्यूज पुट कर रखे हैं, वैल्यूज पुट करके सोल्व भी कर रखा है, ठीक है। एक कई बार एग्जाम में दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वाली इक्वेशन दे देगा और ये कह देगा यू बताओ, थीटा बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, मैक्सिमम बताओ, रेंज बताओ, ठीक है ना। आप एक काम करो यार, सीधा सा इस इक्वेशन को रिलेट करवा दो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी के साथ। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी से कैसे रिलेट करवाओगे, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस में जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। आप एक काम करो, ये y, ठीक है ना, यहाँ x यहाँ x, टेन थीटा को इक्वेट कर दो √3 से, हाँ जी, टेन थीटा को इक्वेट किससे करोगे, √3 से, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर, और ये वाली जो वैल्यू है इसको इक्वेट करोगे 3 से, इस वाली वैल्यू को इक्वेट करोगे आप 3 से। आप एक काम करो, टेंजेंट थीटा को लिखो आप किससे इक्वेट करोगे, √3 से, और g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इसको रिलेट करोगे किससे, 3 के साथ, बस सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। टेंजेंट थीटा अगर √3 है तो थीटा कितना आएगा यहाँ से 60 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री आएगा, ठीक है, थीटा 60, और वो थीटा 60 डिग्री यहाँ पुट कर दो, जी की वैल्यू 10 पुट कर दो, यहाँ से इसको सोल्व करके यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो यू और थीटा पता लग गया, आपको पता लग गया यू और थीटा, और जब यू और थीटा पता लग गया तो फिर बाकी चीज़ें तो निकल ही जाएंगी, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम और रेंज, वो तो आपके पास फॉर्मूले थे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम एंड रेंज के। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाई जी, मैक्सिमम होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज था u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे सोल्व करके दिखा भी रखा आपको, इसके अंदर प्रोजेक्शन एंगल तो है 60 डिग्री, ठीक है ना, और यहाँ पे प्रोजेक्शन वेलोसिटी आई है कितनी 20√3, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर बाकी जो चीज़ें हैं वो निकाल नहीं रखी, आप निकाल भी सकते हो, या फिर इनके आंसर चाहिए तो आप इंटरनेट में डाल दो इस इक्वेशन को, ठीक है ना, आपके पास आ भी जाएगा, इसका सोल्यूशन भी आ जाएगा। पॉपुलर क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में, मतलब शायद आईआईटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, तो एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। आप लिखोगे ना इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, क्वेश्चंस ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी गूगल पे, तो ये जरूर आ जाएगा, इसके आंसर आप मैच कर सकते हो, ठीक है ना। आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी, प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो चुका है, अभी हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन। सबसे पहली बात तो सर्कुलर मोशन है क्या चीज, ध्यान से समझना आप, सर्कुलर मोशन है क्या चीज। यार एक बात बताऊं, देखो सर्कुलर मोशन के अंदर जैसे अभी से क्वेश्चन आएगा सर्कुलर मोशन का, तो इसमें ना ये 6 चीजें हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। पहले तो इन 6 का मतलब पता होना चाहिए, ये बेसिक है, ये जड़ है, ये नहीं पता तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको सर्कुलर मोशन में 6 बातें पता होनी चाहिए, कौन कौन सी बताइए, इनका मतलब पता होना चाहिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है। पहले तो इन 6 का मतलब पता होना चाहिए। किन किन 6 का मतलब पता होना चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये 6 नई फिजिकल क्वांटिटी आई हैं अब, जो पहले नहीं थी। अभी तक हमने इन 6 के बारे में जिक्र नहीं करा, ये 6 फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। हर चैप्टर में कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, जैसे रोटेशन में टॉर्क आएगा, इसी तरीके से हर चैप्टर के अंदर कुछ नई, या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस आएगा। तो हर चैप्टर की अपनी कुछ पर्सनल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो सर्कुलर मोशन की फिजिकल क्वांटिटीज है ये 6। पहले तो इन 6 का मतलब पता हो, फिर इन 6 में आपस में रिलेशन क्या है। पहले तो इन 6 का मतलब पता हो, और एक इन 6 के अंदर आपस में रिलेशन क्या है ये पता हो, उसके बाद बात बनेगी। ये तो बेस है, मतलब बेसिकली। अब सुनो, इनका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। पहले देखिए, मान लो कि एक सर्कल, एक रोड है, ये रोड। अब ये जो रोड है, ये यहाँ पे ये ऐसे घूम रही है अपने एक एंड के अबाउट, ऐसे ये रोड जो है अपने एक एंड के अबाउट घूम रही है। सपोज यहाँ पे एक रोड है, और ये वाली जो रोड है अपने एक एंड के अबाउट, इसको ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है। रोड इज रोटेटिंग अबाउट इट्स वन एंड लाइक दिस, ठीक। अब अगर ये रोड ऐसे ऐसे घूम रही है, तो अब इसको ध्यान से स्टडी करना है इस चीज़ को। अगर ये वाली स्टडी समझ में आ गई तो समझ लो ये सारी 6 फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ जाएंगी। पहले तो मुद्दा क्या है बताइए, क्या चीज़ घूम रही है यहाँ पे, रोड घूम रही है, सॉलिड रोड है, रिजिड रोड है, और किसके अबाउट घूम रही है, अपने एक एंड के अबाउट घूम रही है, ठीक है। वो ये वाला एंड एक ही जगह पर है, और इसके अबाउट पूरी रोड घूम रही है, ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रही है। अब सुनना ध्यान से, ये रोड पहले यहाँ थी, अब ये रोड सपोज ये रोड पहले यहाँ थी, ये रोड पहले यहाँ से अब यहाँ आ गई, पहले यहाँ थी, यहाँ से यहाँ ही रोड।
जब ये वाली रोड यहां से यहां आई तो इस रोड के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, ये रहा P Q R, 3 पॉइंट्स है रोड के ऊपर। रोड के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? 3 मान लेते हैं। एक ये P पॉइंट है, दूसरा एक Q पॉइंट है और तीसरा कौन सा पॉइंट है यहाँ पे? R पॉइंट है। 3 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से हैं? P Q R, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ना आपको। अब ये जो तीनों पॉइंट्स है P Q R, जब ये वाली रोड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी तो P पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा, Q पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा, R पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा। मानते हो? इन तीनों पॉइंटों का जो सेंटर पे एंगल कवर हुआ है वो सेम हुआ है। ये वाला एंगल कवर हुआ है तीनों का। तीनों ने, जैसे मान लो ये वाला एंगल सपोज 30 डिग्री है, कितना एंगल है ये वाला? 30 डिग्री है, मतलब π/6। तो P पॉइंट के लिए भी एंगल कितना कवर हुआ? 30 डिग्री। Q पॉइंट के लिए भी कितना एंगल कवर हुआ? 30 डिग्री। और R के लिए भी एंगल कितना कवर हुआ? 30 डिग्री। तो तीनों की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है। तीनों की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है। ये एक्चुअल में सेंटर पर जो एंगल कवर होता है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जो सेंटर पर जितना एंगल कवर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर ये जो रोड है, रिजिड रोड, इसके सारे पॉइंट्स की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सारे पॉइंट्स के लिए सेम है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो अपने सेंटर पर वो जो एंगल कवर करती है उसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और वो अगर कोई रिजिड बॉडी घूमेगी तो उसके सारे पॉइंट्स का, चाहे वो एंड पॉइंट है, चाहे नजदीक का पॉइंट है, चाहे मिड पॉइंट है, सारे पॉइंट्स की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगी। अगर मान लो एक रोड ऐसे थी, ऐसे से ऐसे होगी, सपोज कितना एंगल कवर कर लिया? ऐसे थी ऐसे होगी, कितना एंगल कवर कर लिया? 90 डिग्री, π/2। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब भी आप बोल लो तो अगर आप पाई की टर्म्स में बोलो तो बेटर रहता है। पाई की टर्म्स में बोलो ज्यादा बेटर रहेगा, एंगल की टर्म्स में बोल दोगे तो भी गलत नहीं है। समझ आ गई बात आपको? किसी ने MD कर रखी है, उसके नाम के आगे डॉक्टर लगाओ तो ज्यादा बढ़िया है, ना लगाओ तो चल जाता है। ठीक है ना? अब सुनो, इसके अंदर जो है ना, मैंने आपको ये बोला कि यहाँ पे ये रोड है, जैसे इस रोड को ये ऐसे घुमा दो π/2 एंगल कवर हो जाएगा। अगर ये रोड अपना पूरा एक चक्कर लगा लिया, इसने ऐसे पूरा एक चक्कर लगा लिया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी 2π की। अब कोई ये कहे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसकी है? आपको पूरी रोड की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π है। कोई ये कहे कि इसके मिड पॉइंट की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 2π होगी। इसके एंड पॉइंट की कितनी होगी? 2π होगी। सारे पॉइंट्स की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगी। समझ आएगी बात आपको? याद रखिए, कोई भी रिजिड बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमे, अगर कोई रिजिड रोड सर्कुलर पाथ पे घूमे तो सारे पॉइंट्स की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होती है। याद रखिए इस बात को। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एंगल कवर्ड बाय द बॉडी ऑन द सेंटर। लिख लो इस बात को। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? ये एंगल कवर्ड बाय द बॉडी ऑन द सेंटर। एंगल कवर्ड बाय द बॉडी ऑन द सेंटर। और रिजिड रोड अगर घूम रही है सर्कुलर पाथ पे, अगर सर्कुलर पाथ पे रिजिड रोड घूम रही है तो सारे पॉइंट्स की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। जिसको शक लग रहा होता था यार? हाँ भी सुमित, कोई शक नहीं है। अब सुनो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट सारे पॉइंट्स की अलग अलग होती है। टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट सुनो आप, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट जो ये वाली लेंथ है ना भाई, इसको मेजरमेंट की जाए, ये वाली, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? ये इसमें ना, ये अलग है, इस Q पॉइंट की अलग है और इस पॉइंट की अलग है, R पॉइंट की। टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट तीनों पॉइंटों की अलग अलग है। जो पॉइंट सेंटर से जितना ज्यादा दूर होगा, जो पॉइंट सेंटर से जितना ज्यादा दूर होगा उसकी टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट उतनी ही ज्यादा होगी। जो जितना नजदीक होगा उसकी टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट उतनी कम है। सर ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट BC को बोलते हैं। अरे लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है। अगर इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगी, ये वाली लेंथ है, ये होगी लीनियर, तो एक लाइन क्या लॉन्ग। ये टेंजेंशियल कर्ड पाथ की लेंथ देखनी है आपको। ये कर्ड पाथ की लेंथ है टेंजेंशियल। तो सर वो डिस्प्लेसमेंट में टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? फर्क है, ये है ये डिस्प्लेसमेंट तो, और ये क्या थी? ये टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट है। और एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो वो एंगल है, 3 टाइप की होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग है, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट अलग है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? अब सुन लो, यहाँ पे क्या टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट पूछेगा आपसे। जो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट है, ये S1 है, ये S2 है और S3। ये टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट है। सारे पॉइंट्स की टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलग अलग होती है। सारे पॉइंट्स की टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगी। कोई शक? अच्छा अब सुन लो, अगर इस थीटा को अगर रेडियन की टर्म्स में होना चाहिए, ये पाई की टर्म्स में, मतलब पाई की टर्म्स में होना चाहिए। अगर इसको R से मल्टीप्लाई कर दो, इस R से, तो ये लेंथ आ जाएगी। जैसे कि मान लो ये एंगल है π/6। कितना एंगल है ये वाला? इसको 2 मीटर से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। π/6 इंटू क्या करोगे आप? 2 करोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। कोई शक? यहाँ पे ये वाली लेंथ बताइए कितनी हो जाएगी? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? 4 मीटर है। 4 मीटर है। 4 π/6 इंटू में 4 आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू आप 3.14 पुट करोगे, या क्योंकि लेंथ निकालनी है ये वाली, तो पाई की वैल्यू 3.14 पुट करोगे यहाँ पे, ना कि एंगल 180 डिग्री पुट नहीं करोगे यहाँ पे। ये लेंथ निकालनी है। सपोज ये लेंथ भी यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, तो टोटल कितना हो गया ये वाला? 6 मीटर हो गया ना। 6 मीटर को π/6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लेंथ आ जाएगी आपके पास निकल के। यार क्या होता है अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियल डिस्टेंस से R से मल्टीप्लाई कर दें तो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट आ जाती है आपके पास।
कोई शक है किसी को इस बात में? मान लो कि जैसे कि ये मेरा हाथ है, ऐसे घूम रहा है, मान लो ऐसे ऐसे मेरा हाथ घूम रहा है, बताइए आप इस हाथ को ऐसे ऐसे घूमने में इस कोहनी की टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट आएगी एक तो, और एक इस नाखून की टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट आएगी। बराबर आएगी, अलग अलग आएगी? अलग अलग आएगी। ज़्यादा किसकी है? नाखून की ज़्यादा है, और कोहनी की टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट कम है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है। बात समझ आ गई आपको? अच्छा अब सुनो अगली बात। यहाँ पे अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किसे डिनोट करते हैं? टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट को ऐसे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से। ये बातें याद करनी पड़ती हैं साथ के साथ। अगर इसको r से मल्टीप्लाई कर दोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो क्या निकल के आ जाएगा? ये एक फॉर्मूला है क्या? ये एक फॉर्मूला, यानी s इज इक्वल्स टू r इंटू थीटा होता है। s क्या होता है बताइए? r बोले तो रेडियल डिस्टेंस, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, r मतलब रेडियल डिस्टेंस, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। s इज इक्वल्स टू r इंटू थीटा होता है। कोई शक किसी को इस चीज में? रेडियल क्या है? रेडियल डिस्टेंस तो कुछ होता ही नहीं, रेडियल डिस्टेंस होता है। रेडियल डिस्टेंस तो r होता है, वो जिससे r से मल्टीप्लाई करते हैं। रेडियल डिस्टेंस ये तो रेडियस है, तो ये तो सेंटर से डिस्टेंस है जिस उस पॉइंट की। r फॉर रेडियल डिस्टेंस है। s इज इक्वल्स टू r इंटू थीटा। ये r जो है ये तो रेडियल डिस्टेंस है, और ये ऐसा ही टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट है। समझ आ रही है बात आपको? यहां से तो आया ना, ये थीटा इंटू r कर दोगे तो ऐसा जाएगा निकल के। कोई शक हो तो बताओ इस बात में। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगल कवर्ड बाय द बॉडी एट द सेंटर। टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है रेडियन, इसकी यूनिट होती है मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है बताइए? मीटर। और इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। हाँ मिला लो, हाथ मिला लो तुम। वो तो मैं खड़ा हूं ना, तो गले मिलता पहले। यार समझ में आ रहा है आपको? आ गया ना समझ में? चलो एक बात तो, मेरा हाथ ऐसे था, ऐसे कर दिया, पहले ऐसे था, लोगों को क्या हो गया यार? अच्छा उधर चलो, सुना, पहले हाथ ऐसे था, ऐसे कर दिया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी? पाई बाय 2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पाई बाय 2 किसकी है? पूरे हाथ की है। तो कोहनी की भी वही है, कलाई की भी वही है, ठीक है ना, और नाखून की भी वही है। समझ आ गई बात आपको? चलो अभी को आप बताना, यहां से लेके यहां तक की लेंथ 2 मीटर मान लेते हैं, मानने की वजह बोल रहा हूं। यहां से लेके सेंटर था ये वाला, इसको सेंटर मान के रोटेशन हो रहा था ऐसे। ये लेंथ कितनी है बोलो? 2 मीटर। तो इस कोहनी की लेंथ, कोहनी की ये जब ऐसे से ऐसे हुआ, कोहनी की टेंजेंशियल बता सकते हो आप? पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 कर दो। अच्छा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भी 2 मीटर मान लो, कोहनी से कलाई तक कितना मान लिया? 2 मीटर मान लिया। अब बताओ जब ये ऐसे से ऐसे गया तो बताओ कितनी होगी इसकी टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट? पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यहां से यहां तक 4 है, मानते हो? अच्छा इसको मान लो आप आधा मीटर, 1 मीटर मान लो इसको। क्या मान लिया इसको? 1 मीटर। अब नाखून की बतानी है आपको, ऐसे से ऐसे गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इसकी? पाई। और ये लेंथ कितनी है? 5 मीटर। टोटल लेंथ कितनी है यहाँ पे? पाई बाय 2 इंटू 5। अरे मानते हो कि नहीं मानते आप? ठीक है, आपको ये कह दे यार, देखो मान लो आपको ये कह दे, ये रोड है, घूमी, एंगल कवर कर लिया 30 डिग्री। कितना एंगल कवर कर लिया? ये लेंथ 10 मीटर। कितनी लेंथ है ये वाली? इस पी पॉइंट की। ये टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी आ जाएगी? टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट बतानी है ऐसे, पाई बाय 6 इंटू कर लेंगे ना, मीटर में आ जाएगा भैया। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी तो समझ में आ गई, इनका मतलब क्या है और इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है, ये बात पता लगती है आपको? ठीक है ना, इन दोनों का रिलेशन पता लग गया ना क्या है, और दोनों की डेफिनेशन पता लग गई। अब आ जाओ जी, ये क्या है? ये रोड जो है ना, ये पर सेकंड जितना एंगल कवर करेगी,
घूमते हुए, पर सेकंड जितना एंगल कवर करेगी उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है कि ये रोड घूमते वक्त पर सेकंड जितना एंगल कवर करेगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। मान लो देखो सुनो, इसने π/2 एंगल कवर कर लिया 1 सेकंड में, फिर 1 सेकंड में π/2, 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 ऐसे एंगल कवर हो रहा है। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? π/2 रेडियन पर सेकंड, π/2 रेडियन पर सेकंड जितना एंगल कवर होता है वो बॉडी यार ओमेगा तब होगा, ओमेगा से नोट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी किसे नोट करते हैं बताओ? ओमेगा से। बॉडी लगातार घूमनी चाहिए, अगर बॉडी रुकी हुई है तो ओमेगा 0 है, बॉडी रुकी हुई है तो ओमेगा 0। पीछे वाला पंखा बताओ ओमेगा क्या उसका? अरे पीछे वाले पंखे का ओमेगा 0 सर मेरे को पता नहीं है सर, मतलब देखना पड़ेगा, इसके ऊपर लिखा होगा कहीं पे, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं। पहले तो ये बताओ सर कौन सी कंपनी का, उसके हिसाब से बताऊंगा। ओमेगा क्या इसका? 0 है ओमेगा, तो घूम ही नहीं रहा यार ये, इसका ओमेगा कुछ ना कुछ होगा, और इसका ओमेगा कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, क्योंकि ये ना साफ साफ दिख रहा है यार, ना तो इसकी स्पीड बढ़ रही ना घट रही, ना तो स्पीड बढ़ रही ना ये पर सेकंड में जितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है अगली से 1 सेकंड में उतनी हो रही है, अगली 1 सेकंड, मान लो 1 सेकंड में 2 चक्कर मारे इसने, फिर अगली 1 सेकंड में 2 चक्कर, फिर अगली 1 सेकंड में 2 चक्कर लग रहे हैं इसके, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी पता कितनी है? 1 सेकंड में 2 चक्कर, तो 4 पाई की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। देखो 2 पाई प्लस 2 पाई कितना हो गया? 4 पाई रेडियन पर सेकंड आंसर आएगा इसका, ओमेगा इसका। 1 सेकंड में 2 चक्कर लग रहे हैं, पर सेकंड 2 चक्कर लग रहे हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 4 पाई रेडियन, और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है इसकी। कौन सी एंगुलर वेलोसिटी है इसकी? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। 1 सेकंड में 2 चक्कर लग रहे हैं, हाँ तो पाई नहीं 1 सेकंड में 2 चक्कर, तो पाई कैसे आएगा? 2 पाई इनटू 1 सेकंड में सर, वो तो फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ ना आपको। मैं क्यों फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ? आप बता ही रहे हो 1 सेकंड में 2 चक्कर, तो फ्रीक्वेंसी हे भगवान, 1 में 2 पाई पर सेकंड कितना एंगल घूम रहा है ये निकालना है। पर सेकंड तो 4 पाई का एंगल घूम रही है ना पंखा। आपके एंटीना ढीले पड़े हैं, मतलब देख लिया मैंने ढंग, स्क्रू ढीले हैं सारे। देखो समझाओ समझाओ इसको। आधी सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं? आधी सेकंड में 1 चक्कर, आधी सेकंड में 1 चक्कर, लेकिन आधी सेकंड में 2 पाई की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आधी सेकंड में कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया है? 2 पाई, तो इसका आंसर 2 पाई रेडियन पर सेकंड नहीं लिख सकते आप। आधी सेकंड का नहीं, 1 सेकंड में देखो ना कितना एंगल कवर हुआ, 1 सेकंड में कितना एंगल कवर हुआ है? 4 पाई का एंगल कवर हुआ है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में जितना एंगल कवर होता है उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी बन जाती है। एंगुलर वेलोसिटी 4 पाई रेडियन पर सेकंड है इसकी। हाँ 4 पाई हो जाएगा। 1 सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा है मान लो, 10 चक्कर, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10 हर्ट्ज। वैसे फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी? 10 हर्ट्ज। लेकिन 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाया? 10। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 20 पाई। आंसर आएगा 20 पाई रेडियन पर सेकंड। ओमेगा कितना आएगा? 20 पाई रेडियन पर सेकंड। यार सुनो, जो हमारे घरों में फ्रीक्वेंसी आती है 50 हर्ट्ज ऑल्टरनेटिंग करंट की, वहां पे जो डायनमो है उसके अंदर टरबाइन होता है। वो टरबाइन 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाता है। 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है? वो 50 बार ऐसे ऐसे घूमता है 1 सेकंड के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी तो आएगी 50 और ओमेगा आएगा 100 पाई, 100 पाई रेडियन पर सेकंड आएगा। अब समझ में आया? अब सुन लो, अगर एक होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी। अभी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है सुन लो आप। एक तो इस पी पॉइंट की वेलोसिटी है v1, एक इस पॉइंट की वेलोसिटी v2, एक इस पॉइंट की वेलोसिटी v3। एक बात बताओ, ये रोड यहाँ से यहाँ आई जब, तो ज्यादा कौन सा है? v1 ज्यादा है, v2 ज्यादा है, v3 ज्यादा? बोलो v3 ज्यादा है। कैसे कह सकते हो सुमित v3 ज्यादा है? देखो उतने ही टाइम में इसने तो ज्यादा कम डिस्टेंस कम ट्रेवल किया है, उतने ही टाइम में इसने सबसे ज्यादा उतने ही टाइम में, तो उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ज्यादा थी। इसका मतलब वेलोसिटी, यार इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी भाई v3, तभी तो उतने टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर गया। ये जो v1 जिस स्पीड से ट्रैवल करेगा इसको, और ये v2 जिस स्पीड से ट्रैवल करेगा, ये भी v3 से ट्रैवल कर रहा है। ये v1 v2 v3 इन तीनों को ही बोलेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इन तीनों को ही? ये सारे पॉइंट्स के अलग अलग है, सारे पॉइंट्स के अलग अलग होते हैं। जब भी कोई रोड सर्कुलर पाथवे घूम रही हो तो सारे पॉइंट्स की टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग अलग होती है। ओमेगा सबका सेम होता है, ओमेगा सबका सेम, लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी सबकी अलग अलग होती है। आगे बात समझ में आपको? अभी कैसे निकालोगे? ये यहाँ पे इसका है, मतलब मान लो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो v1 हो जाएगा r ओमेगा के बराबर। v2 कितना हो जाएगा यहाँ पे?
2r इंटू ओमेगा के बराबर है। v3 किसके बराबर होगा यहाँ पे 3r इंटू ओमेगा के बराबर। हाँ जी v1 किसके बराबर होगा यहाँ पे v1 किसके बराबर होगा यहाँ पे r ओमेगा। v2 किसके बराबर होगा 2r ओमेगा और v3 समझ गए बात को। अब सुनो ध्यान से देखो, अब अगर एंगुलर वेलोसिटी को r से मल्टीप्लाई करते हैं तो टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाती है। मतलब एक फॉर्मूला होता है v इक्वल टू r ओमेगा। अब ध्यान से समझना, देखो ओमेगा तो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आपको ये कह दे किसी ने 20 चक्कर लगाए 4 सेकंडों में, किसी ने 20 चक्कर लगाए कितने सेकंडों में 4 सेकंडों में, ओमेगा बताओ। 20 चक्कर लगाए 4 सेकंडों में, 20 राउंड लगाए कितने टाइम में 4 सेकंडों में, ओमेगा निकाल रहे हैं तो 4 सेकंड तो नीचे रख दो। और कितने टाइम में लगाए 4 सेकंड में कितने चक्कर लगाए 20 गुना 2 पाई कितना जाएगा 40 पाई। कितना आंसर आएगा 10 पाई रेडियन पर सेकंड। क्या आएगा ओमेगा, ओमेगा चार्ज का 10 पाई रेडियन पर सेकंड। इसको शक किसी को इस बात में? टेन पाई रेडियन पर सेकंड आंसर आएगा इसका। कोई डाउट हो तो बोलो इस बात में। ये ओमेगा निकल के आ गया, इसका निकालोगे ना ओमेगा इस तरीके से। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यूनिट क्या होती है इसकी रेडियन पर सेकंड। इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन पता कब होता है जब ओमेगा बढ़ रहा हो। अगर फैन को ऑन करेंगे ना, ऑन करते ही इसका ओमेगा बढ़ेगा, तब एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, तब अल्फा 0 हो जाएगा। तब अल्फा क्या हो जाएगा बताइए 0। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है अल्फा। हाँ जी एंगुलर एक्सेलरेशन सिंबल क्या होता है अल्फा 0 का मतलब क्या ओमेगा कांस्टेंट। अल्फा 0 का मतलब क्या है यहाँ पे अभी इसका अल्फा 0 है, ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है पंखा, अल्फा 0 हो जाता है ओमेगा कांस्टेंट है। जब इसको रोकेंगे तो अल्फा नेगेटिव हो जाए, फिर अल्फा आएगा नेगेटिव होगा, वो रिटार्डेशन होगा, एंगुलर रिटार्डेशन होगा उसके इसके अंदर। यार एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, और एंगुलर रिटार्डेशन का मतलब एंगुलर वेलोसिटी घट रही है। और अल्फा 0 है और ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, घूम तो रहा है बॉडी, लेकिन पर सेकंड जितना एंगल घुमा अगले 1 सेकंड में उतना ही, अगले 1 सेकंड में उतना ही, अगले 1 सेकंड में उतना ही, ऐसे घूम रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोई शक? यहां पे अल्फा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी का बढ़ना। अब इसके अंदर सपोज मान लो ये मेरा हाथ है जैसे भी है, ये देखना अभी अब एक बात बताइए आप मुझे, इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर ये बताओ बात। यहां पे ओमेगा बताइए बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था? ओमेगा बढ़ रहा था, अल्फा था कि नहीं था? ओमेगा बढ़ रहा था और अल्फा था। अब देखना है दूसरी चीज, एक मान लो पहले ऐसे घूम रही है और फिर उसके बाद ये कम हो गया धीरे धीरे। अब बताइए इसके अंदर क्या हो रहा है, एंगुलर रिटार्डेशन है, इसमें एंगुलर रिटार्डेशन है, पर सेकंड जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो कम होती जा रही है ना इसके अंदर। अच्छा अब एक चीज और देखना, आप मान लो ये एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा चक्कर लगाया उतने टाइम में, 2 सेकंड में अगला चक्कर, फिर 2 सेकंड में अपना, फिर 2 सेकंड में अगला चक्कर, 2 सेकंड में अगला। अल्फा क्या है इसके अंदर है 0 है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब सुनो अगली बात, इसको अगर आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये सारे पॉइंट्स अलग अलग होता है, जो पॉइंट ज्यादा दूर होगा उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। मतलब फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू आर अल्फा। फॉर्मूला क्या होता है ये ए इक्वल टू, कोई शक? यार ये कहानी समझ में आ गई होगी। आप ऐसा करो, इस स्लाइड के अंदर मेरा मेन पर्पस था अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, ये वाली पूरी स्लाइड जो है ना ये समझ में आ जाए आपको। इनके अंदर अच्छा इसको डिफरेंशिएट करने से आएगा, इसको डिफरेंशिएट करने से आएगा, ठीक है ना। ये आपको ना स्लाइड समझ में आ जाए यार, मेन मुद्दा तो ये था मेरा। ये स्लाइड कितने स्टूडेंट को समझ में आ गई? जो कहते समय समझ में आ गई, शाबाश, इंटेलिजेंट बच्चा। एग्जाम में कई बार ये कहता है कि सेकंडों वाली जो सुई होती है ना, सेकंड हैंड, अरे घड़ी में जो सेकंडों वाली सुई है इसका ओमेगा बता दो, ये बोल देता है पेपर में, ओमेगा बताओ इसका। तो ओमेगा क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये अपना पूरा एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है 60 सेकंडों में लगाती है। तो 2 पाई बाय 60 कर दो, क्या कर दोगे बताइए 2 पाई बाय 60 करते आंसर आया कि नहीं आया बताइए आप? आ गया। और मिनट हैंड का ओमेगा बताना है, मिनट हैंड का,
तो थीटा बाई टी होता फॉर्मूला। यार ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, थीटा बाई टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है बताइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय। अब मिनटों वाली जो सुई है वो अपना पूरा एक चक्कर लगाती है जी 1 घंटे में, 60 मिनटों में, 60 मिनटों में। तो 2 पाई की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई और 60 × 60 कर दिया, 60 × 60, 60 मिनटों में, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड कर दिए। तो पाई बाय 180 रेडियन पर सेकंड आएगा, तभी तो आया रेडियन पर सेकंड में ये। हाँ 1800 आएगा, एक जीरो लगा लो यार इसके आगे, हो गया वो गलत। ओवर हैंड का बताना आपको, घंटे वाली सुई जो है उसको ओमेगा बताना है, बताओ। हाँ जी, अपना एक चक्कर कितने टाइम लगाती हो, 12 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 2 पाई की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय 12 × 60 × 60 कर दो, इतना आंसर आ जाएगा आपके पास। कई बार कहता है इन दोनों का रेशियो बताओ, दोनों के ओमेगा का। कई बार कहता है इन दोनों का रेशियो बताओ, कई बार कहता है इन दोनों का रेशियो बताओ। बता सकते हो कि नहीं बता सकते आप, ये बताओ। वैल्यू ही निकाल ली तो रेशियो तो बता ही सकते हैं। कोई शक? एग्जाम में आ चुका है, इसी साल आया था शायद। देखो आप इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन की इक्वेशन सबको पता है। पहली होती है v = u + at। तो v की जगह ओमेगा फाइनल लिख दिया, u की जगह लिख दिया ओमेगा इनिशियल, और a की जगह क्या रख दिया, अल्फा। ठीक है ना। और सेकंड इक्वेशन थी s = ut + half a t², s की जगह थीटा, ओमेगा इनिशियल, t + half alpha t²। थर्ड इक्वेशन थी v² = u² + 2s, v की जगह ओमेगा फाइनल, u की जगह ओमेगा इनिशियल, अल्फा a की जगह अल्फा और s की जगह थीटा। और उसमें एक nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी, Sn = u + a/2 × 2n - 1, वहां से ये वाली इक्वेशन बनी है। बस डिस्प्लेसमेंट की जगह s की जगह थीटा लिख दिया और ओमेगा इनिशियल लिख दिया u की जगह, और a की जगह अल्फा लिख दिया, n h d से। किसी एक सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। अच्छा एक और चीज सुनो, इसमें जब स्टूडेंट को जब जरूरत पड़ती है ना सेकंड इक्वेशन की, थर्ड इक्वेशन की, तो वो पहले सेकंड वो सोचते हैं s = u, फिर वो सोचते हैं कि s से क्या बनेगा, u से क्या बनेगा, वो ऐसे करके रखते हैं। यार इसमें ना टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, आप इनको ना चुपचाप याद कर लो, जरूरत इतनी ज्यादा इनकी। सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन पेपर में आता है, तो आपको ना टिप्स होने चाहिए यार। पहली क्वेश्चन का पूछे सर्कुलर मोशन की, तो ओमेगा फाइनल = ओमेगा इनिशियल + अल्फा t। दूसरी पूछे तो थीटा = ओमेगा इनिशियल t + हाफ अल्फा t²। तीसरी पूछे और ओमेगा फाइनल का स्क्वायर = ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर + में 2 अल्फा थीटा। चौथी इक्वेशन पूछे थीटा = ओमेगा इनिशियल + में अल्फा/2 × 10 - 1। ठीक है ना। क्या मैंने उससे निकाला यार डायरेक्ट याद था, आपको क्या लगता है? डायरेक्ट याद था ना, कोई ये तो नहीं सोच रहा नहीं सर उसी से फाइंड आउट कर रहे थे आप कर लो इतनी जल्दी फाइंड आउट, क्या दिक्कत है? अगर इतनी जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो तो 1 मिनट मिल रही है, कितनी? 1 मिनट, अभी की अभी याद कर दो। ऐसा बोलूंगा, पहली इक्वेशन बोलो बताओ, दूसरी इक्वेशन बोलो, तीसरी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन। अब सुनो अगली बात, अगर थीटा को डिफरेंशिएट कर दें, किसको बुलाओ, तो ओमेगा आ जाएगा। थीटा को डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, और ओमेगा को डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, अल्फा। हाँ जी, ओमेगा को डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, कोई शक? एक ना तीनों रिलेशन बताए थे मैंने, S = r थीटा, V = r ओमेगा, A = अल्फा, ये रिलेशन बताए थे ना अभी उनकी वेक्टर फॉर्म है ये, बस याद कर लो, कहीं कहीं जरूरत पड़ जाती है। क्रॉस प्रोडक्ट, बस क्रॉस प्रोडक्ट करनी होगी, क्रॉस प्रोडक्ट भी आती होनी चाहिए आपको, वेक्टर्स में थी ये, बस ये याद करना है और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है ना। ये 6 क्वेश्चंस हैं, ट्राई करो आप, 8 हैं। आप ऐसा करो, पहला दूसरा क्वेश्चंस करो, ठीक है ना। हाँ जी, किसी ने किया क्या है? सुनो, ओमेगा पूछा है, ओमेगा क्या होता था, ये थीटा बाय 3.5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गए, 7 पाई, 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई, 3 रिवॉल्यूशन में 6 पाई, आधा रिवॉल्यूशन और हो गया 7 पाई। और टाइम कितना लिया, 7 सेकंड। तो क्या आंसर आएगा, पाई रेडियन पर सेकंड। क्या आंसर आएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, A wheel is rotating with angular velocity of 300 rpm. Angular velocity 300 rpm है, increases its angular velocity with an angular acceleration of 20 radian per second square up to a velocity of 600 rpm. ठीक है, ओमेगा इनिशियल तो है 300 rpm, ओमेगा फाइनल कितना है इसमें, 600 rpm है, अल्फा कितना है इसका, 20 है। यार इसमें ना इक्वेशन ऑफ मोशन से होगा क्वेश्चन तो ये वाला,
लेकिन इसमें टाइम की इक्वेशन भी तभी लगाओगे जब ये रेडियन पर सेकंड में हो, क्योंकि रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में ये अल्फा तो आरपीएम में नहीं है ना। अल्फा भी अगर आरपीएम में होता तो लग सकता, फिर तो सीधा ही कर देते। ये रेडियन पर, तो ये भी रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे पहले, उससे आंसर आएगा। अब आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे? 2 पाई से मल्टीप्लाई करो। देखो रोटेशन 300 है रोटेशन, तो 300 इंटू 2 पाई, लेकिन ये पर मिनट है तो पर सेकंड करने के लिए डिवाइड बाय 60 करोगे आप। पहले 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइडेड बाय 60 करोगे। आंसर क्या आएगा इसका? 10 पाई 10 पाई आएगा आंसर। तो ओमेगा फाइनल कितना आ जाएगा इसके अंदर? 30 पाई 20 पाई आ जाएगा। ओमेगा इनिशियल तो है 10 पाई, ओमेगा फाइनल कितना है इसमें? 20 पाई, और अल्फा इतना है। ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस में ओमेगा इनिशियल कितना है इसके अंदर? 10 पाई। अल्फा कितना है इसके अंदर? 20। और टाइम कितना है इसके अंदर? और यहाँ पे कितना आएगा ये? 25। तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से बताइए? 10 पाई बाय, आंसर क्या आएगा इसका? 5/2। पाई बाय 2, तो कितना आंसर आएगा इसका? 22/4। ये आंसर आएगा इसका। कोई शक किसी को इस बात में? एक काम करो, ईमानदारी से कर दो ये दोनों क्वेश्चन। पहले वाला कर दो बस, थर्ड एक बार। आरपीएम को मैंने रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट किया। रेडियन पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पहले 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 60 से डिवाइड करते हैं, इससे आरपीएम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, कितना हो सका? पहला ही। पहले क्वेश्चन की ट्राई करो फिर से। शाबाश, बहुत बढ़िया।
गया बीसी बीसी आ गया सुनो, ये फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील क्या होता है वैसे? कुछ नहीं पवन चक्की, बिल्कुल सही बात है। विंड मिल, विंड मिल वाले पंखे को बोलते हैं फ्लाई व्हील। ये हमारे लिए थोड़ा अनकॉमन इसलिए है क्योंकि अपने हरियाणा में नहीं लगी हुई कहीं पे। जो राजस्थान के जो बच्चे हैं उनको तो बहुत बिल्कुल अच्छे से पता है। बिकती क्या वहाँ पे तो लगी हुई होती है, वो कहीं पर भी जाते हैं ना, ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ तो दिख ही जाती हैं। दिखने की बात कर रहा हूँ अच्छा दिखती, हाँ वहाँ तो फिर वहाँ पे ये विंड मिल ही दिखती हैं बस। वहाँ पे कोई और बिल्डिंग कुछ नहीं दिखेंगी, ठीक है ना। मिट्टी के अंदर बस मिट्टी होती है, डेजर्ट पड़ा है पूरा, और ये विंड मिल के अलावा कुछ नहीं दिखता। ए फ्लाई व्हील रोटेटिंग एट ए स्पीड ऑफ 600 आरपीएम अबाउट इट्स एक्सिस ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ए कांस्टेंट टॉर्क फॉर 10 सेकंड्स। ओमेगा इनिशियल कितना था इसका? 600 आरपीएम था। कितना था बोलो? रोटेशन का मतलब 2 पाई डिवाइडेड बाय कितना आंसर आएगा इसका? 20 पाई रेडियन। ये क्या ओमेगा इनिशियल है? कोई बात नहीं, अरे यार बाद में कर लो, हैबिट डाला बाद में करने की। कितने टाइम में रुक गई है? 10 सेकंड में। और ओमेगा फाइनल क्या हो गया इसका? इससे अल्फा निकलेगा। पहले ओमेगा इनिशियल इतना था और 10 सेकंड बाद ओमेगा कितना हो गया इसका? 0 हो गया। 10 सेकंड बाद ओमेगा कितना हो गया? 0 हो गया 10 सेकंड बाद, ठीक है। तो 2 पाई आ जाएगा। ये आ जाएगा आपको ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस में अल्फा टी। ओमेगा इनिशियल कितना आएगा इसका? 20 पाई माइनस में अल्फा इंटू 10। कितना है यहाँ पे अल्फा की वैल्यू? 2 पाई। क्या कह रहे हो? टॉर्क से मैं समझा नहीं। टॉर्क से ही आता है अल्फा। तो टाउ इक्वल टू अल्फा नहीं, तो रोटेशन में पढ़ाएंगे। टॉर्क इक्वल टू अल्फा होता है, आई तो कांस्टेंट है। टॉर्क कांस्टेंट तो अल्फा भी कांस्टेंट आएगा। टॉर्क कांस्टेंट तो अल्फा भी। ये एफ इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूले की तरह हो जाएगा। ये एफ इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला, एफ कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो टॉर्क अगर कांस्टेंट तो अल्फा भी कांस्टेंट आएगा इसमें। समझ में आ गई बात आपको? यार ये बताना चाह रहा है कि इसने बोल दिया ना कांस्टेंट टॉर्क, इसका मतलब है कि अल्फा कांस्टेंट रहेगा, मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन लगा सकते हो। इसका मतलब ये है, क्या लगा सकते हो आप इसमें? कोई शक है किसी को इस बात में? बस ये कांस्टेंट वर्ड ये बता रहा है, इसने कांस्टेंट इसलिए लिखा है कि आपको ये रहेगी इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएंगी इसमें, स्ट्रेट लाइन सॉरी सर्कुलर वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएंगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको? अल्फा आ गया। अब लगाओ दोबारा से ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू, तो ओमेगा फाइनल कितना निकाल, इसमें निकालना है ना। ओमेगा इनिशियल कितना हो जाएगा? 20 पाई। अल्फा कितना आएगा इसका? इनटू में 5। कितना आंसर आएगा इसका? 10 पाई रेडियन पर सेकंड आएगा आंसर। अब इसको आरपीएम में कन्वर्ट करो। आरपीएम में कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ? डिवाइड बाय 2 पाई इंटू में, तो कितना आंसर आएगा? 10 पाई था क्या? पाई से पाई कैंसिल, कितना आएगा? 300 आंसर आएगा। कोई शक? हम इसको ऐसे सोचते सर 600 आरपीएम यानी 20 पाई 20 पाई अगर 10 सेकंड में 0 हो गया तो 5 सेकंड में 10 पाई आ गया। ऐसे भी कर सकते थे 10 पाई तो फिर इनटू, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट से ही तो कम हो रहा है। 10 सेकंड में कितना कम हो गया? 600 आरपीएम से कितना हो गया? 0। तो 5 सेकंड में 300 ही होएगा। 5 सेकंड में 300 ही होएगा। ये रही भाई वो जो बंदे वाली थी ना, अभी भी गई है। हाँ इसको बुलाऊं? अच्छा, और वो हो जाएगी 600 से 0, 600 से जाएगा 0। 10 सेकंड 600 से 0, 10 सेकंड में
जी 10 सेकंड में, तो 5 सेकंड में 300 हो जाएगा। सिंपल सी बात थी, ऐसे भी कर सकते थे आप। ये करके दिखाओ, हो गया सर, हो गया 10 रेवोल्यूशन आएगा, 10 रेवोल्यूशन आ रहा है। ये करके दिखाओ यार ईमानदारी से। ईमानदारी से दिखाओ सर। कितनों से गए? इतनों से तो ईमानदारी से हो गया, बेईमानी से कितनों से हो गया? बेईमानी से भी नहीं हुआ, ईमानदारी से भी नहीं हुआ। द मोटर ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी दिस, it comes to rest in 10 seconds after being switched off, assuming constant deceleration. Calculate the number of revolutions made by it before coming to rest. कौन सी इक्वेशन लगाओगे? पहले फर्स्ट लगा दो आप। यस सर। फर्स्ट क्या लगाओगे? ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस में ओमेगा फाइनल क्या है इसका? 0 ओमेगा इनिशियल कितना है? 4 पाई 4 पाई ना, यस सर, जो कन्वर्ट कर लोगे यार, हो जाएगा ठीक है। और अल्फा की वैल्यू माइनस अपने आप आ जाएगा माइनस में, टाइम वैल्यू 10 सेकंड है। क्या सर, अपने कैसे अल्फा नेगेटिव अपने आप नहीं आ जाएगा क्या यार? अपने आप आएगा क्या आंसर आएगा? अल्फा की वैल्यू आ गई ना आपके पास? यस सर। आ गई अल्फा की वैल्यू? कोई डाउट है किसी के मन में? नो सर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, कितने रिवॉल्यूशन कर लेगा ये रेस्ट में आने से पहले? तो एक काम करो ना, कौन सी इक्वेशन लगाओगे? सेकंड अटेम्प्ट ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा थीटा ना। यस सर। तो यार ओमेगा फाइनल क्या है इसका? 0 ओमेगा इनिशियल 4 पाई 4 पाई माइनस 2 अल्फा की वैल्यू 2 पाई इंटू थीटा सोल्व कर आंसर आ जाएगा आपके पास। कितना आएगा ऐसे थीटा की वैल्यू? 20 पाई आएगा ना सर। 16 पाई स्क्वायर, तो इधर आ गया, डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 5 हो जाएगा, 20 पाई आएगा। 20 पाई का मतलब क्या होगा? 10 चक्कर, 10 रिवॉल्यूशन लगेंगे। ये इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो लगानी है, और क्या करना है यार? यस यस